वो घर पहुंची तो शमा बेगम उसके इंतज़ार में बैठी थी। शायद कल रात से ना उनकी कुछ बात हुई थी हाला से, और ना ही उन्होंने माही को उसके करीब जाने दिया था। वो पूरी रात रोती रही थी, उसकी सिसकियां सुनती रहीं वो, लेकिन कुछ कहा नहीं। अब भी वो जैसे ही घर आई तो शमा बेगम उसके सामने आ खड़ी हुई, उसे गौर से देखने लगी। उजड़ी हालत में थी वो, दुपट्टा सर से ढलका हुआ था, आंसू शायद चेहरे पर ही सूख चुके थे, जबकि आंखें एक ही जगह ठहरी जामिद थी। ये देख शमा बेगम का दिल कटा, लेकिन उनकी बेटी ने यह सब कुछ अपने साथ खुद किया था। कहाँ है वो जिससे आप शादी करना चाहती थी? शमा बेगम ने संजीदा लहजे में उससे पूछा तो वो नज़र उठाकर उन्हें देखने लगी। वीरान आंखों में कुछ नहीं था। अम्मी, हम सज़ा के ही लायक हैं, अब बुला लें साथ को, हम निकाह के लिए तैयार हैं, हाला ने कहा और अपने कमरे में चली गई। पीछे शमा बेगम की आंख से आंसू टूट कर गिरा, और फिर कुछ ही लम्हों में वो हाला यूसुफ से हाला साद हक बन गई थी। उसे अपने बाप के अल्फाज याद आए जो बचपन में वो उनसे कहा करती थी, बाबा बाबा, क्या हम काले हैं, हम बदसूरत हैं? 4 साल की बच्ची अपने बाप से मासूमियत से सवाल कर रही थी। नहीं बेटा, किसने कहा आप बदसूरत हैं? हमारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। देखने वाली आंख को ये कमाल हासिल होना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ बहुत हसीन है बेटा, ये काला गोरा कुछ नहीं होता। सब इंसान अल्लाह के लिए बहुत प्यारे हैं। कभी खुद को इंसान की नज़र से मत जांचना। ये सोचो तुम अपने रब को ऐसी ही सूरत में अच्छी लगती हो। बस हमेशा अपने आप की हिफाजत करना, खुद को संभाल कर रखेगी ना मेरी बेटी? यूसुफ साहब ने उसके बाल सहलाते पूछा तो वो मासूम बच्ची जल्दी से सर अस्पात में हिला गई। जी बाबा, हम भी खूबसूरत हैं, हम अपनी हिफाजत करेंगे बाबा। वो बच्ची अपने बाप के गले लगी, और आज हाला यूसुफ को अपने बाप के लफ्ज़ों की समझ आई थी। उसने अपने आप की हिफाजत नहीं की, उसने अपनी इज़्ज़त मलिया मेट खुद की थी, और आज उससे उसके बाप का नाम भी छूट गया। वो अकेली बैठी फूट फूट कर रोने लगी थी अपने कमरे में। कभी माफ़ नहीं करेंगे हम अमीर सिकंदर आपको, कभी माफ़ नहीं करेंगे हम आपको, कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो खुद को नोचती, थप्पड़ मारती, रोते रोते चीख कर बोली। और आज हाला यूसुफ वाकई मर गई थी। आज ऑफिस में जल्दी ऑफ होना था क्योंकि यारम सुल्तान गौरी के घर पर ग्रैंड पार्टी थी जिसमें पूरा स्टाफ इनवाइटेड था, इसलिए सब अपने काम जल्दी जल्दी निपटा कर जा रहे थे। अच्छा खासा स्टाफ जा चुका था, जबकि यारम भी साइड पर गया हुआ था और आयशा उसी के साथ थी। ऑफिस में चंद लोग ही रह गए थे। जावियार से हानम का कोई ख़ास टाकरा नहीं हुआ था सुबह से अब तक। उसने सुबह उसे कॉफ़ी के लिए बुलाया था जो वो खामोशी से उसकी टेबल पर रखते वापस आ गए। फिर कुछ फाइल्स ढूंढने के लिए बुलाया जिन्हें ढूंढकर हानम ने खामोशी से उसकी टेबल पर रख दिया था। जावियार ने ना उसे कुछ कहा और ना उसने जावियार को, जिसकी नज़रें उसी के तासुरात पर टिकी थी। जब भी वो उसके कैबिन में आ रही थी लेकिन उसने उसे नज़र उठाकर अब तक नहीं देखा था। जावियार को अजीब लग रहा था, ना चाहते हुए भी ये लड़की उसे गिल्ट में धकेल रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, उस पर भी और खुद पर भी। सब जाने लगे तो हानम भी अपना सामान उठाते जाने लगी कि सामने से वारिस आ गया। कैसी हैं हानम? लगता है आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ बुझी बुझी सी लग रही हैं आप सुबह से, वारिस ने परेशान लहजे में कहा तो हानम ज़बरदस्ती सा मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ वारिस जी, बस काम का थोड़ा सीरियस लेने पर इस तरह से लग रही हूँ आपको। वारिस को उसका बुझा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वो हानम को पसंद करने लगा था। उसके बोलने का अंदाज़, उसकी मासूमियत, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसे सब अच्छा लगने लगा था। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ आप काम को सीरियस ना लें। आप तो खुद को ही भूल गई हैं काम के चक्कर में, खिलखिलाती प्यारी लगती हैं आप। वारिस ने आखिरी लफ्ज़ मुस्कुराते हुए कहे तो हानम भी मुस्कुराई, गहरी मुस्कुराहट। मुझे पता है प्यारी तो मैं हूँ, मेरी अम्मी भी कहा करती थी कि तुम बोलते हुए बहुत प्यारी और अच्छी लगती हो, और मुस्कुराती हुई भी, बल्कि सब कहते हैं। हानम चहचहाते हुए बोली कि वारिस भी उसे टोन में आते देख मुस्कुराया। जी बिल्कुल ठीक कहा करती थी आपकी अम्मी, आप वाकई बहुत प्यारी हैं और आपकी बातें आपसे भी ज़्यादा प्यारी हैं। वारिस ने सिद्ध के दिल से उसकी तारीफ़ की तो वो भी हंसने लगी। अरे बस, अब क्या मैं अपनी तारीफ़ खुद करूँ? अब बहुत शुक्रिया आपका। हानम उसे एहसान मानने वाले अंदाज में बोली तो अब की बार वारिस का कहकहा लगा। वैसे आज तो आप पर काफ़ी बर्डन आ गया होगा, मिस आयशा भी नहीं थी यहाँ? वारिस ने उससे बात आगे बढ़ाते कहा जो अपना सामान समेट रही थी। जी, मिस आयशा बहुत अच्छी हैं, वो होती थी तो मुझे इतना काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन वो अब नहीं थी तो अच्छा खासा रगड़ा
तो अच्छा खासा रगड़ा है उस जल्लाद ने मुझे, मुफ्त का वॉशिंग पाउडर ही समझ लिया था, धोए जा रहा था। हानम ने गुस्से से जावियार के कैबिन के दरवाजे की तरफ देखते चबा चबा कर कहा, जबकि आखिरी अल्फाज वो हल्की आवाज़ में कहना चाहती थी, लेकिन उसकी ये बुड़बुड़ाने की आदत बेचारी क्या करती, आवाज़ तेज़ हो ही जाती थी। वारिस उसकी बातें सुनकर अब बाकायदा खुलकर हंसने लगा। अगर जावियार सर ने कभी आपकी ये बातें सुन ली तो अच्छा खासा मसला हो सकता है आपके लिए। वारिस के कहने पर हानम ने हंसते हुए सर झटका। मैं डरती नहीं हूँ उनसे, और कभी क्या, मेरी बला से अभी सुन ले, जल्लाद है तो है। हानम ने पीछे देखते फाइल सेट करते हुए कहा, जबकि वारिस भी उसके झुके सर को देखने में मसरूफ था। जब दोनों को पीछे से जावियार की आवाज़ आई वो दोनों चौंके। वारिस ने पीछे मुड़कर देखा, जहां मैरून शर्ट और ब्लैक पैंट में जावियार माथे पर बल डाले दोनों हाथों में फाइल्स पकड़े खड़ा था, जबकि हानम ने तो झुका सर उठाया ही नहीं था, आंखें भी सख्ती से मींच ली। क्या मतलब है, वो क्यों शैतान की तरह हर जगह अचानक आ जाया करता था? क्या ज़रूरी था कि जब भी वो उसकी बात करे तब वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाए और सब सुन ले? हानम ने दिल ही दिल में अल्लाह से शिकवा किया था, मिस्टर वारिस, आपकी टाइमिंग्स ऑफ हो गई हैं, यू कैन गो नाउ। जावियार ने भारी आवाज़ में वारिस से कहा, जो परेशानी से उसे देख रहा था। मगर सर, वारिस ने कुछ कहना चाहा। नाउ, जावियार ने तेज़ आवाज़ में कहा तो वारिस चुपचाप बाहर निकल गया, जबकि हानम तो अभी तक सर झुकाए फाइल्स ठीक कर रही थी। और आप मिस हानम आफंदी, जावियार ने उसे पुकारा तो वो भी सीधी खड़ी होती फाइल को जावियार को संजीदा नज़रों से देखने लगी। जावियार ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसका डर कहीं नहीं था। वो वाकई उससे नहीं डरती थी। ये देखकर जावियार ने सख्ती से दांत भींचे। लगता है आपके पास काफ़ी फजूल टाइम है, जो आप इस तरह बाकी स्टाफ को पकड़ पकड़ कर बातें करती रहती हैं। जावियार ने सख्त लहजे में उससे कहा तो अब की बार हानम ने नज़र उठाकर उसे देखा। मैं कोई स्टाफ के साथ बैठकर गप्पे नहीं हाँकती। ऑफिस टाइमिंग्स ऑफ हो चुकी हैं, शायद आप भूल चुके हैं, इसलिए इसके बाद मैं कुछ भी करूँ आप जवाब दे नहीं हूँ मैं आपको। हानम ने दूबदू से जवाब दिया और पलट गई, जबकि जावियार को आग लगा गई थी उसकी बात। वो गुस्से से घुर्राया तो हानम ने गुस्सा देकर पलटते एक कदम पीछे की तरफ लिया। तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर, जावियार ने गुस्से से कहा था कि हानम उसका एक ही रोना सुन सुनकर तप कर बोली, तो ऐसा करें आप मुझे गोद ले लें, सारी तमीज़ सीख लूँगी। हानम ने भी आंखें निकालते उसके गुस्से का जवाब दिया था, तमीज़ से बात करो मुझसे, मेरे ही ऑफिस में खड़ी हो तुम, इस तरह अगर बदतमीज़ी की तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जावियार ने उंगली उठाते हुए उससे कहा, मैं आपकी प्राइवेट गुलाम नहीं हूँ जो आप हर वक्त मुझ पर रोब जमाएंगे। मैंने कहा ना ऑफिस टाइमिंग्स खत्म हो चुकी हैं, अब आपका ये रोना गाना मैं नहीं सुनूंगी। ये आपका घर नहीं है जहाँ आप चलते फिरते सबको जलील करने लगेंगे और सब खामोश होकर सुन लेंगे। मैं हानम हूँ, सामने वाले को कच्चे चने भी चबवा दूंगी, समझे आप? हानम ने अपनी तेज़ जुबान का वार किया था। कल से वो खामोश थी, लेकिन इससे ज़्यादा खामोश शायद वो नहीं रह सकती थी। उसे वैसे ही यह शख्स कल से ही जहर लग रहा था, और बुरा भी। जावियार गुस्से से उसका बाजू पकड़ते उसे घसीटता हुआ यारम के कैबिन में लेकर गया था, जहां कोई नहीं था। ये लड़की उसके दिमाग के सारे बटन दबा चुकी थी, अब उसे कोई नहीं बचा सकता था, जबकि उसे कंट्रोल करने वाला शख्स भी यहाँ मौजूद नहीं था। हानम ने ऊपर चेहरा करते आसमान की तरफ शिकवा नजरों से देखा था। वो उसे घसीटता हुआ कैबिन में लेकर आया। भूरी आंखें सुर्ख हो गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी जावियार सिकंदर के सामने इतना बोलने की? वो गला ना दबा दे उस छटांग भर की लड़की का। जावियार ने दरवाज़ा बंद करते उसे ग्लास वॉल के साथ लगाया, जिससे बाहर तमाम नज़ारे होते थे, लेकिन बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता था। हानम ने हड़बड़ाते अपना बाजू छुड़ाना चाहा, जो उसकी सख्त गिरफ्त में था, जबकि उसकी लाल आंखें देख उसकी जान जा रही थी, लेकिन उसने अपने तासुरात में फ़र्क नहीं आने दिया। छोड़े हमारा हाथ, वरना हम, हानम ने चीखते हुए कहा था, लेकिन जावियार की नज़रों में छुपी वार्निंग से खामोश हो गए। तुम, दो कोड़ी की लड़की, मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझे जलील करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन बेहुदा नामों से पुकारने की, एक दूसरे और दूसरों के सामने मेरा मजाक उड़ाने की? जावियार उसके मुंह पर धाड़ा था कि वो उसकी गिरफ्त में उछल पड़ी थी। बाजुओं पर गिरफ्त सख्त से सख्तर होती जा रही थी, लेकिन उस अना के मारे को अपनी ज़ात के अलावा और कोई ज़ात दिखती ही कहाँ थी। हानम की आंखों में दर्द से आंसू आने लगे थे, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि ये आंसू गालों पर ना लुढ़क पाए। तुम्हें क्या लगता है तुम यारम की कुछ लगती हो तो मैं तुम्हारी बकवास यूं ही सुनता रहूंगा? जावियार ने फिर गुस्से से दांत भींचते कहा कि हानम उसका गुस्सा देखकर डर कर आंखें बंद कर गए, जिसे देख जावियार तंजिया मुस्कुराया। क्या कहती फिरती हो सबसे, डर नहीं लगता मुझसे? मैं सामने आ जाऊं तो तुम देख लोगी मुझे? तो देखो अब क्यों आंखें मींच रही हो तुम? देखो।
ज़ावियार के घुर्राने पर हानम की बेसाख्ता चीख निकली थी, जबकि अब उससे बाजुओं को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, मैं ठीक कहती हूँ, जल्लाद हैं आप, वो रोते रोते चीखी, जबकि आंखें अभी तक बंद थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, ये आंसू उसके सामने निकले भी कैसे। खबरदार, अगर आइंदा इन फजूल लफ्ज़ों से मुझे पुकारा, वरना ज़ावियार सिकंदर, तुम अभी जानती नहीं हो तुम ज़ावियार सिकंदर को। ज़ावियार ने मज़ीद दबाव बढ़ाते हुए कहा कि अब उसके ज़मीन से पैर उठने लगे थे, जबकि वो गुस्से से में उसके बेइंतहा करीब था, जिससे वो दोनों ही गाफिल थे। आप इसी लायक हैं, बाजू छोड़े मेरा, वरना अभी हानम आफंदी को जानते नहीं हैं आप भी। हानम ने गुस्से में चबा चबा कर कहा कि ज़ावियार उसकी हट धर्मी देखते मजीद उसके बाजुओं पर जोर देगा, जबकि होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। हानम के लबों से सिसकी निकली थी, उसे लगा था उसका बाजू टूट जाएगा। तुम्हें जानने में कौन इंटरेस्टेड है, तुम जानने के लायक हो भी नहीं। मैं तुम्हें जितना जानता हूँ ना, मुझे उतने से ही चिढ़ है तुमसे। ज़्यादा जान लेता तो जहर लगने लगोगी। यारम ने मुस्कुराते वार किया, जिस पर वो दर्द से बिलबिला उठी थी। छोड़े, हमें दर्द हो रहा है हमें, हानम ने बुरी तरह रोते हुए कहा। तो ज़ावियार ने उसकी आंखों में आंसू देख गिरफ्त कम की, लेकिन छोड़ा नहीं। ज़ावियार ने उसे देखा, हरे रंग के हिजाब में वो आंखें नीचे कांप रही थी, घनी पलकें मुड़ी हुई गीली हो रही थी, जबकि होंठ भी कप कप आ रहे थे और वो तिल भी हल्का हल्का वहाँ नज़र आ रहा था। लेकिन हानम के मुस्कुराने पर वो जो खिलता था वैसा नहीं था, वो मुरझाया हुआ सा था। ज़ावियार ने गौर से उसके तिल को आज करीब से देखा था। उसे देखने की बहुत चाह थी उसे, और अब जब वो दिख रहा था तो ऐसे दिख रहा था, मुरझाया सा। अचानक ज़ावियार को वो वक्त याद आया जब वो खड़ी वारिस से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो अपने कैबिन में बैठा उसे ही देख रहा था। गुस्सा इस बात पर नहीं था कि वो वारिस से बातें कर रही थी, गुस्सा इस बात का था कि वो सबसे मुस्कुरा कर बात करती, लेकिन उससे हमेशा जल भुन कर ही बात करती थी। ज़ावियार को अचानक फिर से ज़्यादा गुस्सा आया। वो अभी थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी, फिर से भी तो मुस्कुरा सकती थी, मुस्कुराओ। ज़ावियार ने बाजू छोड़कर अब उसके दाएं बाएं हाथ रखते हुए कहा। तो हानम उसे छोड़ते बुरी तरह अपने बाजू को मसलने लगी, सर नीचे किए, जबकि उसकी बात को तो शायद सुना ही नहीं था उसने, अपनी तकलीफ में जो सबसे बढ़कर थी उसके लिए। ज़ावियार माथे पर बल डाले सर झुकाए उसी को देख रहा था जो उसके कंधे से ज़रा नीचे आती थी। मैंने कहा मुस्कुराओ, ज़ावियार ने फिर से सख्त लहजे में कहा। तो हानम सर उठाते उसे देखने लगी। उसे इतना रुला कर कह रहा था कि मुस्कुराओ। मुस्कुराती है मेरी जूती, रास्ता छोड़े मेरा मिस्टर ज़ावियार वजाहत सिकंदर, वरना अब हानम आफंदी कुछ कहेगी नहीं बल्कि कर गुजरेगी। हानम ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे धकेला और उंगली उठाते कहा। तो ज़ावियार, जिसने खुद को ढीला छोड़ रखा था, उसके धकेलने से एक कदम दूर हुआ, लेकिन हटा नहीं, जबकि उसके बाजू में जलन होने लगी थी। वो मसलने लगी थी बाजू को, वो अपने बाजू को मसलने लगी थी। आंसू बिना इजाज़त निकले ही जा रहे थे, जिसे देख ज़ावियार तंजिया मुस्कुराया। आज तो इन आंसुओं ने काफ़ी धोखाबाजी कर दी तुम्हारे साथ, आज तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुके। ज़ावियार ने हंसते हुए तंज का तीर चलाया। तो हानम ने फ़ौरन आंसू पोंछते कहरबार नज़रों से उसे घूरा। ज़ावियार सिकंदर, आपको इसका बदला चुकाना पड़ेगा, सॉरी कहना पड़ेगा आपको मुझे। मैं जानती हूँ ये अल्फाज आपके मुंह से इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, लेकिन हानम आफंदी वादा करती है आप पर यह वक्त बहुत जल्द लेकर आऊँगी मैं। ज़ावियार ने दाद देती नज़रों से उसकी वार्निंग को सुना। उस लड़की में वाकई हिम्मत तो बहुत थी, वरना किसी लड़की को आज तक ज़ावियार सिकंदर ने अपनी टक्कर पर आते देखा नहीं था। इतनी हिम्मत कि वो उसे उंगली दिखा रही थी, उसे सॉरी कहने का कह रही थी, इतनी हिम्मत थी उसमें। ज़ावियार वाकई हैरान था। तुम्हें पता है, तुम्हें ना गलत फहमियाँ बहुत हैं, ये तुम जैसे लोग इतना ऊंचा सोच कैसे लेते हो, शर्म नहीं आती अपनी औकात से ऊंची चीज़ें सोचते हुए। ज़ावियार तंजिया हंसते हुए बोला। तो हानम संजीदा चेहरा लिए उसे देखने लगी। उस शख्स को अपनी दौलत पर कितना गरूर था। क्यों, आखिर क्यों? गलत फहमियाँ मुझे नहीं, आपको हैं। ऐसा है ही क्या आपके पास ज़ावियार सिकंदर, ऐसा क्या खास है आपके पास जो किसी के पास नहीं? इस दौलत पर आप गरूर कर रहे हैं, ये तो हर दो बंदों को छोड़कर तीसरे के पास है, तो गरूर किस बात का है आपको? मैं आपकी इन बातों से हर्ट नहीं होती, हंसी आती है बल्कि मुझे आप पर। दौलत भी कोई गरूर करने वाली चीज़ है? ओह गॉड, खानम हंसते हुए कहने लगी कि ज़ावियार सिकंदर स्पाट चेहरा लिए उसे देखने लगा। कुछ खास रखें अपने पास, फिर गरूर कीजिएगा। दौलत गरूर करने की चीज़ नहीं है मिस्टर ज़ावियार सिकंदर। हानम करीब आते उसके कंधे से गर्द झाड़ती मुस्कुराती जाने के लिए पलट गई, जबकि ज़ावियार मुठियाँ भींचे स्पाट चेहरा लिए उसकी पुश्त देख रहा था, वो जो अब वहाँ से जा चुकी थी। हानम आफंदी, तुम्हारा ये गरूर तो मैं ऐसा तोड़ूंगा ना कि मुस्कुराना भूल जाओगी, वेट एंड वॉच। ज़ावियार ने कहते ही कुर्सी को ठोकर मारी थी गुस्से में, जो उलट कर गिर गई थी।
अरीशा एक बहुत बड़े ब्रांड के आउटलेट में खड़ी अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। उसके डैड ने कह दिया था कि वो भी साथ चले और वो न जाने क्यों उन्हें मना नहीं कर पाई थी। और अब आज रात के लिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। इतना तो वो कभी परेशान नहीं हुई थी कपड़ों के लिए जितना आज हो रही थी। वो कुछ ऐसा पहनना चाहती थी कि उस यारम से भी 10 गुना ज़्यादा अच्छी लगे। वो उसकी नज़र खुद पर चाहती थी और उसे यकीन था आज यारम सुल्तान उसे ऐसे ही देखेगा जैसे वो कल रात उसे देख रही थी। कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराई और फिर एक कीमती ड्रेस उसकी नज़र के सामने आया जो डार्क ग्रीन कलर का था। वो एक फ़्रॉक था, खूबसूरत सा फ़्रॉक जो शीशे के काम से बना था। बाकी घेरा डार्क ग्रीन सिल्क का था। आस्तीनें पूरी थी, नेट की थीं जो जिस्म पर पहनने के बाद यकीनन नज़र ना आती और उसमें से पूरे हाथ नुमायाँ होते। अरीशा को ये ड्रेस बेहतरीन लगा था आज के दिन के लिए। वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। उस वक्त भी वो ब्लैक बेल बॉटम जीन्स और ग्रे हाई नेक पहने हुए थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी वो। ड्रेस डन करते वो घर पहुंची। आज उसने अपने लिए कोई काम नहीं रखा था। आज वो फ्रेश मूड के साथ उस पार्टी में जाना चाहती थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस बात से वो खुद भी नावाकिफ़ थी। बस जो दिल कहता जा रहा था वही करती जा रही थी। शाम के वक्त वो अपने रूम में तैयार खड़ी थी आईने के सामने। ये फ़्रॉक उस पर बेतहाशा खूबसूरत लग रहा था। वो मशरक़ी लिबास कम ही पहना करती थी क्योंकि उसे पसंद ही ना थे, लेकिन आज वो खुद को बेहद हसीन लगी थी, बेहद। पलटकर उसने अपनी पुश्त को देखा जहाँ एक डोरी थी। उसने बाल एक कंधे पर रखते उस डोरी को बांधा और फिर बालों को पीछे कर दिया। पुश्त उसकी बरहना नहीं थी, लेकिन बाजू थे जो कंधों से लेकर नीचे तक साफ नजर आ रहे थे। हल्का हल्का मेकअप किया था उसने जिसकी उसे कुछ ज़रूरत नहीं थी। खुदा ने उसे बहुत हुस्न दिया था। वो क्या मसनूई चीज़ें चेहरे पर लगाती। पिंक कलर की लिपस्टिक उठाते अरीशा ने अपने होंठों पर लगाई और ज्वेलरी के नाम पर डायमंड के टॉप्स पहने। वो किसके लिए इतना तैयार हो रही थी, इतना डूबी हुई थी खुद को संवारने में। उसे पता ही ना था कि यारम के लिए वो खुद को सजा रही है। दुपट्टा उठाते वो 2 लम्हे के लिए माथे पर बल डालते देखने लगी। कपड़ों में शायद सबसे बुरी चीज़ उसे दुपट्टे ही लगते थे, लेकिन उसके बगैर उस ड्रेस का लुक खराब हो जाता। वो उसे उठाते तरीके से गले में डाल गई। वो उसे उठाते तरीके से गले में डाल गई थी, ऐसे कि एक सिरा दाएं तरफ लटका था तो दूसरा बाएं तरफ। अरीशा ने परफ्यूम उठाते खुद को एक नज़र शीशे में देखा और फिर आंखें बंद करते उसने अपनी गर्दन पर परफ्यूम छिड़का। गहरी सांस भरते उसने इर्द गिर्द देखा। अपने मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें खोली। फिर सोफे पर खूबसूरत सी हील को अपने पैरों की जीनत बैठकर बनाते वो दोबारा उठ खड़ी हुई। आज यकीनन जिसके लिए वो सजी थी उसके चारों खाने ज़रूर चित कर देगी। ये इरादा बांधते वो बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई थी। लेकिन उस दीवानी को कौन बनाता लेकिन उस दीवानी को कौन बताता कि जिसकी नज़र वो खुद पर चाहती है। उसकी नज़रें तो उसके बरहना हिस्सों को झलक देखते ही पलट जाया करती थी। वो मगरूर लड़की दीवानी बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी। नहीं मिस्टर सुल्तान, हम नहीं आ सकेंगे। दरअसल आलियान की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो ऐसे वक्त में सिर्फ माँ के क्लोज रहते हैं। आज भी वो सुबह से माँ के साथ हैं, इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। नूर ने आलियान के कमरे को समेटते हुए कहा जहाँ हर तरफ खिलौने बिखरे हुए थे, जबकि एक हाथ से फ़ोन कान से लगाते वो यारम से बात कर रही थी। नहीं नूर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम ज़रूर आओगी। हर बार कोई नया बहाना तैयार रखती हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये भी एक बहाना है। यारम ने कहते बात खत्म करना चाहिए, जबकि नूर अब परेशान हो गई थी। लेकिन मिस्टर सुल्तान अली, नूर ने कुछ कहना चाहा तो यारम ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, तुम जुमान खान को भी मेरी तरफ से इनवाइट कर दो। मुझे यकीन है वो ज़रूर आएगा, यारम ने मसरूफ़ लहजे में कहा तो नूर को अब खामोश होना पड़ा। आखिर वो कितनी बहस करती। सामने यारम था, जानती थी उसने ठान लिया अब वो उसके सारे मसलों के हल लाकर सामने रख देगा उसके, लेकिन उसे बुला कर ही छोड़ेगा। ठीक है, हम मान से कह देंगे, नूर ने आखिर हार मानते हुए कहा तो यारम ने भी मुस्कुराते हुए सी यू कहते फ़ोन रखा। वो कमरे से बाहर आई तो आलियान और जरमान फ़ोन लाउंज में बैठे गेम खेल रहे थे। आप लोग ये क्या फैला कर बैठे हैं? फरहाना बाजी रोज़ सफाई करके जाती हैं और आप लोग रोज़ इतना गंद करते हैं जैसे 2-2 बच्चे हो। नूर ने गुस्से भरे लहजे में कहा। हालांकि उसका गुस्सा भरा लहजा भी नरम था कि आलियान भी उसके गुस्से से नहीं डरता था। मोम, मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे तंग ना करे, मुझे मान के साथ खेलने दें। आलियान ने गेम खेलते झुंझला कर कहा तो नूर के माथे पर बल नमूदार हुए, जबकि मान मुस्कुरा रहा था। हमने कितनी बार कहा है हमें मोम ना कहा करे, अम्मी या माँ कहा करे। बच्चा पैदा करा है, ये इंग्लिश की डिक्शनरी समझ नहीं आता हमें। नूर गुस्से से बोली और उनके सामने सोफे पर बैठी तो मान की नजरें गेम छोड़ते अचानक उस पर गईं। बड़ी बड़ी सी आंखें, छोटी सी नाक,
भरे भरे गाल और छोटे छोटे होंठ, और इस सब पर गजब उसकी नाक पर वह चमकती हुई डायमंड की लॉन्ग। ब्लैक ट्राउजर पर सफ़ेद कलर की कुर्ती पहने उसने गले में दुपट्टा डाल रखा था, जबकि हल्के करली बाल पोनी में कैद खूबसूरत लग रहे थे। जरमान खान ने एक भरपूर नज़र में उसका पूरा मुआयना कर लिया और फिर नज़र उसकी आंखों पर टिकी, जिनमें गुस्सा लिए वो छोटे चंगेज़ खान को देख रही थी। शायद वो अपनी माँ की आंखों से डर जाए। जरमान मुस्कुराया। इतने में आलियान सोफे पर खड़ा होता चीखने उछलने लगा, याहू, मैं जीत गया, मान आपसे जीत गया, मैं देखा, मैं जीत गया। नूर की नज़र जरमान से टकराई तो वो पलट कर आलियान को देखने लगा। हाँ मेरे चैंपियन, आप जीत गए और मैं हार गया। अब मामा की बात सुने, वरना आपको और मुझे दोनों को कच्चा चबा जाएंगी। जरमान ने हंसते हुए नूर को देखकर कहा तो आलियान भी हंसने लगा, जबकि नूर दोनों को ही घूर रही थी। अब तक मान ये बहुत बिगड़ चुके हैं, इतने लाड मत उठाए इनके, बस बहुत हो गया, मुझे परेशान करके रखते हैं ये, एक नहीं सुनते। नूर ने उसकी शिकायत लगाई मान से तो वो आंखें छोटी की आलियान को देखने लगा। आली, मैंने समझाया था ना मामा से नो बदमाशी, क्यों नहीं मानते आप इनकी बात? मैंने समझाया था ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, इतनी स्वीट मामा किसी किसी को मिलती है वैसे भी। जरमान ने उसे समझाते हुए कहा तो वो फ़ौरन मासूम नज़रों से अपनी माँ को देखने लगा। वॉट हैपन मॉम, आप इतनी अपसेट क्यों हैं मुझसे? क्यों आप मेरी शिकायतें लगाती हैं मान से? आपने परेशान कर दिया है मुझे। वो नूर के पास आते उसके हाथ पकड़ते रूहानी लहजे में बोला तो वो मुंह खोले उसे देखने लगी और फिर पलट कर जरमान को देखा जो उसी की तरह अली को देख रहा था। फिर अचानक दोनों ने कहकहा उठाया था, बदमाश, हमने आपको परेशान किया या आपने हमें? दिन भर आप हमें खाने के लिए परेशान करते रहते हैं, हर वक्त गेम्स में दिमाग लगाते हैं और होमवर्क आप कंप्लीट नहीं करते। नूर ने उसे उसकी हरकतें गिनवाना शुरू की तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा पकड़ते उसका माथा चूम गया। तो नूर अचानक उसके अमल पर खामोश हुई। बस बस मॉम, काम डाउन, आप तो इतनी लंबी मेरी गलतियों की लिस्ट बना कर लाई हैं, आज और सबूत भी साथ लाई हैं। मैं इतना सा बच्चा कैसे आपसे अपना आप जीतूंगा? आली ने उसके बराबर में रखा अपना आधा बर्गर देखकर उसे कहा तो नूर नफ़ी में सर हिला गई। देखे मान, ये ऐसा करते हैं आपके पीछे हमारे साथ, ये बहुत बिगड़ गए हैं, बस आज से इनके गेम्स बंद, सिर्फ पढ़ाई करेंगे अब ये। नूर फैसला करती उठ खड़ी हुई, जबकि मान मुस्कुराता आलियान का चेहरा देख रहा था जो नाक फुलाए अपनी माँ को देख रहा था। दिस इज़ नॉट फेयर मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, आलियान ने बताना ज़रूरी समझा। येस इट इज़ फेयर बेटा, क्योंकि हम आपकी मॉम है। नूर ने भी किचन से हाँक लगाई तो वो गुस्से से पैर पटकता कमरे में चला गया, जबकि जरमान का फिर से कहकहा उठा था और नूर की तरफ वो किचन में आया।